एवरीवन। सो TY BCom का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही पार्ट जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो पार्ट है ये टर्म 2 का है एज़ पर द TY BCom सिलेबस। सो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स जो होता है किसी भी कंट्री का, ह्यूमन रिसोर्स यानी क्या कि जो भी वर्कर्स है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, तो उनका कंट्री की जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो उसमें क्या रोल होता है। मतलब कि जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, ओके, सो किसी भी कंट्री के पास एक एग्ज़ाम्पल तो लेते हैं हम चाइना, दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम इंडिया या US, ओके। सो ये तीनों कंट्रीज़ ऐसी है जिनकी पॉपुलेशन बहुत 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 ही ज़्यादा है। पॉपुलेशन के हिसाब से जो भी सक्सेसफुल या डेवलप्ड कंट्रीज़ आप कह सकते हो उनमें चाइना एंड US आता है। बट एज पर द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा इंडिया जो है वो अभी स्टिल डेवलपिंग स्टेज पर ही है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो इसके रीज़न्स हमने जो भी इसके पहले का जो लेक्चर लिया था उसमें देखे थे। लेकिन अभी अगर डिसाइड किया जाए कि पर्टिकुलर कंट्री जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है बट उसका अगर अच्छे तरीके से यूज़ करना हो, ठीक है, तो वो यूज़ अगर करना हो या जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होने के बाद भी बहुत से लोगों को जॉब्स नहीं है, तो इसका इफ़ेक्ट अल्टीमेटली हमारे नेशनल इनकम पे पड़ता है। तो अगर ये सारी चीज़ें करनी हो तो ये हम कर सकते हैं, और ये करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स हर एक कंपनी में, हर एक कंट्री की डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो क्या है इसका रोल, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। सो चाइना एंड USA डेवलप्ड कंट्रीज़ है, मतलब उन्होंने अपने पॉपुलेशन का एक तरह से एकदम अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मीन्स दीज कंट्रीज मेक द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्स, ओके। सो जो भी एनर्जी है वो वेस्ट नहीं जा रही है, एंड फुल्ली यूटिलाइजेशन करने की वजह से हर एक सेक्टर में या हर एक फील्ड में जो भी प्रोडक्टिविटी जितनी चाहिए और हर एक इंसान का पर कैपिटा इनकम जितना चाहिए वो उन्हें मिल रहा है, जिससे उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो रही है। सो देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स यानी क्या। ह्यूमन रिसोर्स यानी कोई भी कंपनी का या देश के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो भी ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि इंसान है, तो उनका कंट्री की डेवलपमेंट या ग्रोथ में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये इसमें कहा गया है। कोई भी अगर पर्टिकुलर मशीनरी हो, ओके, कोई भी अगर कोई प्लान हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, या कोई भी अलग अलग तरह के स्ट्रैटेजीज़ हो, गवर्नमेंट रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, इन सारी चीज़ों को ऑपरेट या फॉलो करने के लिए हमें क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स। विदाउट एनी ह्यूमन रिसोर्स वी कैन नॉट ऑपरेट दिस ऑल द थिंग्स। मतलब कोई भी मशीनरी हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट ह्यूमन रिसोर्स। यस, ये डिजिटल इंडिया है या फिर आप बोल सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बट स्टिल वो टेक्नोलॉजी बनाने के लिए भी उसके पीछे भी एक ह्यूमन माइंड तो है ही। मतलब अगर हम टेस्ला की कार का एग्जांपल अगर ले, येस वो डिजिटल कार है, ऑटोमेटिक कार है, उसको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, बट वो कार बनाने के पीछे जो भी एफर्ट्स है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है या उस कार का डिज़ाइन है, प्लान है, इसके पीछे कौन है? ह्यूमन माइंड। सो विदाउट ह्यूमन रिसोर्स हम कोई भी स्ट्रैटेजी, रूल, रेगुलेशंस या कोई भी प्लान एंड प्रोजेक्ट क्या नहीं कर सकते? एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी कंट्री। सो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये कैसा होना चाहिए? हेल्दी। मतलब रूरल एंड अर्बन ये जो बहुत ज़्यादा बड़ा गैप या डिवाइड है, तो वो गैप जो है वो फिलअप होनी चाहिए जल्दी से जल्दी अगर कंट्री को डेवलप होना हो तो। सो हेल्दी चाहिए सारे लोग, मतलब उनको खाना पीना अच्छे से मिलना चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए सारे, ओके। और एजुकेटेड होने से ही नहीं चलेगा, उसके साथ साथ स्किल्स भी चाहिए जिसकी वजह से उनको जॉब मिल सके, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स ग्रेजुएट जैसे हमने पहले लेक्चर में भी देखा था कि क्या है, एजुकेशन तो कंप्लीट है उनका बट उनको जॉब नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे आर लैकिंग द नेसेसरी स्किल्स। सो स्किल्स चाहिए। ये सारे अगर हो तो हम बोल सकते हैं कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स कंट्री के पास है वो एफिशिएंट है या स्किल्ड है।
सो ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी, मतलब क्या कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है कंपनी के पास, तो उन्हीं को हम प्रॉपर ट्रेनिंग एंड उन्हीं को हम डेवलप करके इफ़िशियंसी जो होती है कंपनी के प्रोडक्टिविटी की या इनकम की, हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। मतलब उनका परफॉर्मेंस अगर इंक्रीज़ हो जाए तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। नेशनल प्लानिंग कमीशन क्या कहता है, ह्यूमन रिसोर्सेज नॉलेज स्किल्स इफ़िशियंसी एंड फिजिकल मेंटल कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब कोई भी प्लान हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी बिल्डिंग हो, ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस तरह के स्किल्स जिसके पास है, उस तरह की इफ़िशियंसी जिसके पास है एंड उस तरह का नॉलेज जिसके पास है, और ये सारा होने के बावजूद भी उसकी उतनी फिज़िकल एंड मेंटल कैपेसिटी है क्या, मतलब वो उस प्लान को एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी है क्या, प्रिपेयर है क्या, ये सारी चीज़ें जिसके पास है तो वो होगा ह्यूमन रिसोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो हियर द एग्जांपल इज़ चाइना, जापान एंड जर्मनी। ये जो 3 देश हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं। ओके, ड्यू टू कॉम्पिटेंसी एंड कैपेसिटी ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्स। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ या ह्यूमन रिसोर्स है, उनके पास स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्स है, उनके पास कैपेसिटी जिनके पास है फिज़िकल मेंटल, इस तरह के ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो इस वजह से ये जो कंट्रीज़ हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हम बोल सकते हैं। और ये जो कंट्रीज़ है कंसिडर्ड एज इकोनॉमिकली मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इनको बोला जाता है। तो अभी ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये करता क्या है एक्चुअल में, तो ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मतलब अगर पर्टिकुलर सपोज एक पेपर का अगर एग्जांपल हम ले लेंगे, ओके, तो पेपर से हमें अगर एक नोटबुक बनानी हो, एक बुक बनानी हो, तो पेपर से नोटबुक या बुक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। सो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उसका यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है और कौन सी चीज़ बनाने के लिए करना है, ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्स में आती हैं। ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है, ह्यूमन रिसोर्स। सो यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। मतलब अगर वाटर है, पानी बहुत ज़्यादा है, बट उसका यूज़ कैसे किस तरह करना है। अगर खेती है, ठीक है, खेती बहुत सारी है, एक किसान के पास 2 किसान है और उनके पास दोनों के पास बहुत ज़्यादा खेती है, बट एक किसान जो है उसके पास नॉलेज नहीं है कि खेती का यूज़ कैसे करना है या फिर खेती में कौन सा धान उगाना है। तो ये सारा नॉलेज उसके पास जितना होना चाहिए उतना नहीं है, इसलिए वो इतनी सारी ज़मीन होने के बावजूद भी उतना ईयरली प्रोडक्शन नहीं कर पाता। बट उसी टाइम दूसरा जो किसान है वो क्या कर रहा है, उसके पास नॉलेज नहीं है, फिर भी वो क्या ले रहा है, नॉलेज ले रहा है अलग अलग सोर्सेस के थ्रू, एंड वो अपनी खेती में अलग अलग क्या कर रहा है, हम बोल सकते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज़ ले आ रहा है और उसकी वजह से उसका ईयरली प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सो इस तरह से मतलब अगर हमारे पास रिसोर्सेज है तो हमें उसका यूज़ करना ही नहीं पता तो वो वेस्ट हो जाएंगे। बट वैसे उसी तरह से मतलब देश के पास मिनरल्स है, वाटर है, फॉरेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अगर है तो उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये एक नॉलेजेबल एंड स्किलफुल एक्सपर्टीज़ ह्यूमन रिसोर्स ही कर सकता है। यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्स इज़ नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दस ओनली ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइज। मतलब अगर हम कॉम्पेंसेट फॉर डेफिशिएंसी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब अगर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका अगर अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हुआ, वेस्टेज हुआ या फिर उनको कुछ हानि पहुंची, तो उसका जो कॉम्पेंसेशन है, मतलब उसका जो नुकसान हुआ है, तो वो कौन भर के देने वाला है, ह्यूमन रिसोर्स। द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कॉम्पेंसेट द डेफिशिएंसी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो भी अलग अलग कंट्रीज़ है जिनके पास अच्छे तरह से नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जैसे कि जापान, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, बट वो क्या है, दे आर अचीव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रॉपरली यूटिलाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स। अभी हम जापान को एक डेवलप्ड कंट्री क्यों मानते हैं, उसके पास उतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, फिर भी जो भी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है तो उनका उसने इस तरह से यूटिलाइजेशन किया है कि कम रिसोर्सेस में भी वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल मतलब क्या, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, जो भी हमें दिखाई देता है, ठीक है।
सो फिज़िकल कैपिटल जो है वो खुद से तो कुछ नहीं कर सकता, उसको ऑपरेट करने के लिए भी क्या चाहिए होगा, ह्यूमन रिसोर्स। पर्टिकुलर अगर बिल्डिंग है, ठीक है, जगह है हमें, बट वहाँ पे काम करने के लिए या बिल्डिंग में कोई भी ऑफिस खुलने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स। दे शुड बी प्रॉपरली यूटिलाइज एंड टू ऑपरेट मशीनरी। मशीनरी एंड इक्विपमेंट भी कौन ऑपरेट करता है, अलग अलग वर्कर्स ऑपरेट करते हैं। विदाउट देम इट कैन नॉट बी ऑपरेटेड एंड टू रन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज इज इम्पॉसिबल विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में भी इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि अलग अलग तरह से ह्यूमन रिसोर्स क्या करते हैं कि हमारा कॉस्ट जो है वो कैसे मिनिमाइज होगा एंड हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच होने की वजह से अल्टीमेटली उनका प्रोडक्शन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ह्यूमन रिसोर्स ऑफ कंट्री हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस बाय यूजिंग स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। मतलब अगर एजुकेशन भी है एंड स्किल्स भी है, इसका कॉम्बिनेशन मतलब एक कॉम्बो लेके कंट्री कैन प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब हाई क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब अगर स्किल्स है पर्टिकुलर पर्सन के पास, बट उसको कैसे यूज करना है, उसको और ज़्यादा क्रिएटिव या इनोवेटिव कैसे बनाना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टू अट्रैक्ट द नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये ही इसको पता नहीं है, तो क्या होगा, उस ह्यूमन रिसोर्स का कोई भी यूज़ नहीं होगा। बट उसी टाइम पे अगर उस स्किल्स को उसने अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया एंड जिसकी वजह से कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, सेल बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, अल्टीमेटली कंपनी के प्रॉफिट पे होगा। टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते रहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी हर टाइम आती रहती है। एडवांस टेक्नोलॉजी इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन द कंट्री। देर आर अदर रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के अलग अलग जो रोल्स है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सप्लाई ऑफ लेबर। मतलब क्या कि जैसे जो भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं ना, तो वो रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट होता है एम्प्लॉयज़ का, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ किया जाता है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स एचआरडी का जो डिपार्टमेंट है वो अलग ही होता है, जिनका काम ही सिर्फ क्या होता है, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, उसको डेवलप करना ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स। इंक्रीज़ इन मैनेजमेंट कैपेसिटी। मतलब अगर मैनेजमेंट जो है हमारा, अगर उसके पास लिमिटेड कैपेसिटी है तो उतना ज़्यादा बिजनेस नहीं ग्रो कर पाएगा। बट अगर मैनेजमेंट की कैपेसिटी बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो अल्टीमेटली बिजनेस ग्रो होगा, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे उसको क्या होगी, पहचान मिलेगी। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट इंक्रीज बाय यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स। एज अ रिजल्ट न्यू इनोवेशन, न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स, न्यू मार्केट्स आर डेवलप। जिसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग प्रकार का इनोवेशन किया जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, न्यू मार्केट भी डेवलप हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। ओके, रिमूव इकोनॉमिक बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है। कैसे, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इट इफेक्टिवली इंक्रीज इफिशियंसी एंड स्पेशलाइजेशन। अगर स्पेसिफिक स्किल्स एक पर्टिकुलर वर्कर के पास हो, तो वो उस केस में या उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड कहा जाएगा, एक्सपर्ट कहा जाएगा। ओके, सो जिसकी वजह से वो दूसरों को ट्रेन कर पाएगा एंड दूसरों को ट्रेन करने की वजह से उनका भी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा। सो जिसकी वजह से ये जो रिच एंड पुअर गैप है ना, बैकवर्ड एरियाज़ एंड प्रॉस्परस एरियाज़, ये गैप नहीं बचेगा। सो इसीलिए कहा गया है कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब जो गरीब लोग हैं उनका जो भी उनको जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो लोग, तो स्किल्स प्रोवाइड करने के थ्रू क्या किया जा सकता है, इकोनॉमिक जो भी गैप है वो रिमूव किया जा सकता है, जिसकी वजह से मोबिलिटी ऑफ लेबर विच मेक्स इफेक्टिव रिसोर्सेज मोर फ्रूटफुल। सो नाउ क्या होता है कि पर्टिकुलर कंट्री, सपोज इंडिया हो, जापान हो, चाइना हो, यूएस हो, हर एक कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। ये इंडेक्स करता क्या है, जैसे हमारे पास अलग अलग तरह के इंडेक्सेस हैं, मतलब जैसे हेल्थ के रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड, एजुकेशन लिटरेसी के रिलेटेड। ओके, सो उसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इंडेक्सेस काम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर जो भी डिसाइडेड एरिया है, ठीक है, तो उसमें कौन से रैंक पर है। ठीक है, जैसे कि पोल्यूशन फ्री सिटी, पोल्यूशन फ्री कंट्री, इस तरह से जो हम देखते हैं ना इंडेक्सेस, तो
उसमें हमें हमारी पोजीशन, हमारे कंट्री की पोजीशन पता चलती है और हमें कितना इम्प्रूव करना है ये भी हमें पता चलता है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज समरी मेजर ऑफ एवरेज अचीवमेंट इन की डायमेंशंस। मतलब हमें यहाँ पे क्या क्या अचीव करना होता है कि वहाँ के कंट्री के पीपल एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं क्या, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, हाई है या लो है, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, वो नॉलेजेबल है क्या, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका कैसा है। ये सारी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट में देखी जाती है। जिस कंट्री में हेल्दी पीपल्स हो, नॉलेजेबल लिटरेट पीपल्स हो एंड उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिसेंट हो, तो वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाई जाती है और उस कंट्री का रैंक भी टॉप पे होता है। द डेवलपमेंट इंडेक्स विच कंबाइंस इंडिकेटर्स ऑफ, मतलब यहाँ पे एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड एक्सेस टू नॉलेज, ये फैक्टर्स इसमें आते हैं। एंड इनकम लेवल के बेसिस पे ही हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड किया जाता है। कैप्चर्स द लेवल एंड चेंजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसके थ्रू हमें उस पर्टिकुलर कंट्री के लोगों की लाइफ की क्वालिटी क्या है ये पता चलता है। फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी डब्ड एज रीजंस फॉर इंडियाज डिसमल परफॉर्मेंस, मतलब इंडिया अभी भी क्यों लो पोजीशन पे है या क्यों लो रैंक पे है, इसके रीजंस दिए गए हैं। कि इनकम इक्वालिटीज़ बढ़ गई है, जैसे अभी कहा कि गैप पड़ रही है, लोगों के पास नॉलेज है, एजुकेशन है, बट स्किल्स नहीं है, इसलिए स्किल ना होने की वजह से वो अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पावर्टी बढ़ रही है एंड पावर्टी बढ़ने की वजह से इनकम में भी इनइक्वालिटीज़ आ रही है। रिच एंड पुअर, ये गैप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, ये एक कारण है। दूसरा है जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाए तो मेल फीमेल दोनों को एक इक्वल क्या दिया जाता है, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रूफ देमसेल्व्स, मतलब उनको खुद को एक साबित करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, बट हमारे यहाँ उतनी अवेयरनेस नहीं है। नंबर शोज़ फीमेल पर कैपिटा इनकम, मतलब फीमेल जो है उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो 21.8% था, मतलब मेल के कंपैरिजन में। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है इट वाज मोर दैन डबल एट 49 इन द अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, मतलब इंडिया के हिसाब से अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो क्या था, ज़्यादा था। क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस फैक्टर स्पिल्स ओवर अक्रॉस जनरेशंस, मतलब कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले हर एक जनरेशन को ये फेस करना पड़ सकता है। फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं है, मतलब कि इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। While the size of economic resources key factor affecting human development, distribution and allocation of resource also play important role। मतलब अगर सैलरी है वो भी अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई ह्यूमन रिसोर्स में, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा, डीमोटिवेट होगा एंड जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है, जिसके थ्रू हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इन्वेस्टिंग इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, universalization of education and healthcare could have pulled deprived sections out of poverty trap। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पावर्टी एक मेजर फैक्टर कहा जाता है, और जो पावर्टी है तो वो किसकी वजह से होती है कि लोगों के पास नॉलेज या एजुकेशन नहीं है एंड दूसरा उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। ओके, सो ये किससे रिमूव किया जा सकता है, उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करके, या उनका हेल्थ किस तरह से इम्प्रूव हो जाए, इसकी जो भी है इसके लिए भी क्या किए जाए, एफर्ट्स लिए जाए। सो जिसकी वजह से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉस्परस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे देश की जो भी गरीबी है वो दूर हो जाएगी। स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ फाइनेंस, स्टेप्स लाइक रैशनलाइज टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज, judicious use of revenues meant for social sector development etc. will probably meet financial requirement needed for financial, मतलब streamlining of the finances, जो भी फाइनेंसेस होते हैं, जो भी सब्सिडीज़ है, टैक्सेस है, रिवेन्यूज़ है गवर्नमेंट के, तो उनका एक प्रॉपरली अगर यूटिलाइज़ किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू ही, तो ही क्या हो सकता है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कंट्री की फुलफ़िल हो सकती है। और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अगर एक बार फुलफ़िल हो गई तो अल्टीमेटली हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बढ़ सकता है। गुड गवर्नेंस रिफॉर्म्स, इनोवेटिव मेथड्स जो होती है, आउटकम बजटिंग, सोशल ऑडिटिंग, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हैज़ बीन नोन टू यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स, मतलब जिसकी वजह से जो भी बजटिंग किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू ईयरली बेसिस पे, फाइनेंशियल बजटिंग जो होता है, तो वो अगर इनोवेटिव मेथड से किया जाए, ओके, मतलब कहाँ पे कमी है, कहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कहाँ पे हमें बचाना चाहिए, कहाँ पे वही सेव करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल बजट में आती है। तो वो अगर अच्छे तरीके से अच्छे टेक्निक्स के थ्रू किया जाए, जो भी ऑडिटिंग है, सोशल ऑडिटिंग
वो अच्छी तरीके से किया जाए। एंड डेमोक्रेसी जो होती है हमारी, तो उसको उसमें सारे लोगों का जो है वो ओपिनियन को वैल्यू देनी चाहिए। इसके थ्रू क्या हो सकता है, जो भी रिजल्ट्स है वो पॉजिटिव आएंगे। जेंडर एम्पावरमेंट मतलब जो वुमेन एम्पावरमेंट स्पेसिफिकली, कि रूरल एरियाज़ में अभी भी वुमेन को उतनी क्या नहीं है, फ्रीडम नहीं है खुद को साबित करने की या खुद का जो है अलग एक आइडेंटिटी बनाने की। सो जेंडर एम्पावरमेंट इज़ ऑल्सो द नेसेसरी फैक्टर, जिसकी वजह से उनका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगा और साथ ही साथ हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगा, जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फैक्टर्स कौन से आते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके। देन है नॉलेज, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड नेक्स्ट है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ हमें चाहिए। सो ये सारी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मेजर की जाती है कि पर्टिकुलर कंट्री में लोग कैसे रहते हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितने लोग लिटरेट है, एजुकेशन अवेलेबल है क्या, कितने फीमेल्स लिटरेट है, कितने मेल्स लिटरेट है, एंड जो भी लोग हैं तो उनकी लाइफ जो है वो हेल्दी है क्या, मतलब जो भी काम वो कर रहे हैं उसके लिए वो मेंटली एंड फिजिकली कैपेबल है क्या। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट में की जाती हैं। सो ये जो रैंकिंग है वो की जाती है, ओके। सो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में देंगे तो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मीनिंग जो है वो पता चलेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।